और 10 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं पूर्व की वीडियो में आपको हिंदी अनिवार्य में बता चुका हूँ। जो पूर्व की वीडियो थी उनकी बात अब छोड़ते हैं, अब दूसरी वीडियो चल रही है। उसका हमने बिंदु लिया है संधि। ठीक है, हमने कौन सा बिंदु लिया है? संधि। और आपको जो पूर्व की वीडियो चल रही थी उसका हमने बताया था आपको विशेषण नहीं होगा। तो अब हम कहने का तात्पर्य संधि के चल रहे हैं। संधि इंग्लिश में इसको जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका ही हम विच्छेद करें सम प्लस धी, संधि। ठीक है, संधि में ही कौन सी संधि हो गई? अनुसार संधि। अब ये कहेंगे आप अनुसार किसको कहते हैं साहब? तो अनुसार का मतलब है मैं हलंत के बाद कोई भी स्वर आ जाए, ये आ रही है उसमें स्वर, तो वहाँ उसको अनुसार बना दिया जाता है। अनुसार जैसे अपन संधि यूँ भी लिख सकते हैं, संधि, ये हो गया अनुसार संधि। ठीक है, तो इसको अनुसार बना दिया हमने, तो अनुसार संधि। हम संधि यूँ लिख रहे हैं तो अभी सही है संधि, तो दोनों सही है। ये ऐसे लिखें हिंदी। ठीक है, हिंदी लिखें तो हेम प्लस दी। अब हिंदी अपन यूँ भी लिख सकते हैं हिंदी, लेकिन अपन के प्रचलन में कैसे हिंदी आदर नहीं, अनुसार नहीं चढ़ाते हैं। खैर दोनों सही है अपनी जगह। तो संधि शब्द की विच्छेद किया तो सं प्लस धी। अब हम आपको संधि पढ़ाएंगे, तो यानी जॉइंट, और विच्छेद माने टुकड़ा, अलग। तो संधि हर व्यक्ति के पास संधि है। संधि शब्द क्यों आया? तो पाणिनि ने इसको संधि शब्द को लिया। संस्कृत के हिसाब से बात करें तो नूनाद है ना धातु, ये धातु से सम प्लस धी धातु, इस प्रकार से। लेकिन अपन हिंदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी की बात क्या है वो देखें आप। तो विच्छेद कहते हैं टुकड़ा। संधि तो हाथों में भी संधि है, यहाँ जॉइंट है, कोहनी पे संधि है, घुटनों पे संधि है। जोड़ना, टुकड़ा करना, भारत पाकिस्तान की संधि, भारत पाकिस्तान की संधि हो गई। या और कोई देश की बात करें, अमेरिका और भारत की संधि, यानी जुड़ गई। और विच्छेद कह दिया, टूट गई। यानी तोड़ना शब्द को और जोड़ना। ठीक है, जोड़ना तो कहलाएगा संधि और तोड़ना कहलाएगा विच्छेद, यानी उसका विपरीत शब्द हो गया विच्छेद। ये हमारा कहने का मतलब, उसका शब्द विपरीत क्या हुआ? विच्छेद। तो विच्छेद माने तोड़ना। ठीक है, अब आपसे कह दें सर संधि का उल्टा विच्छेद कैसे हुआ? मान के चलो अपन लिखा आता है ना कोई भी कि आपकी बिजली का विच्छेद कर दिया गया है, यानी लाइन तोड़ दी गई है, या नल का विच्छेद कर दिया गया है, ये लिखा हुआ है हिंदी शब्द में। ऐसा नहीं अपन तो इंग्लिश में तो कनेक्शन हटा दिया साहब, वो तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अपन कहेंगे तो उसको विच्छेद कर दिया, यानी अलग हटा दिया है। अब देखिए आप, कहने का तात्पर्य यह है कि संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी हैं? पहली है स्वर, दूसरी है व्यंजन, और तीसरी है विसर्ग। ये 3 संधि होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। 3 संधि ही होती हैं। तो इनका तात्पर्य क्या है? ठीक है, इसकी बात अपन करेंगे। अब कह दें आप कि पहले संधि की परिभाषा समझाएं आपको, तो संधि की परिभाषा हो सुने। संधि की क्या परिभाषा है? संधि किसको कहते हैं? जब 2 वर्ण पास पास आते हैं
तो उनमें उत्पन्न होने वाला विकार ही संधि कहलाता है। जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो उनमें उत्पन्न होने वाला विकार ही संधि कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। जैसे हमने लिख दिया हिमालय, ठीक है। अब हिमालय को हम शब्द को अलग अलग करें, ठीक है, हिमालय शब्द को ही हम अलग अलग करें तो क्या होगा? हिमधन आलय, हिमालय, हिमधन आलय हिमालय हो गया। अब इसको अगर विच्छेद करने के बाद ये सोचें कैसे हो गया अलग अलग, तो हिम में हर वर्ण में, हर व्यंजन वर्ण में स्वर है, ए हो गया, इसमें आगे आ गया तो दोनों को मिला दिया, आ बन गया, तो हिमालय शब्द बन गया। दो वर्ण तो पास पास लाए, ए और आ, दो वर्ण पास पास लिया है हम। अब दो वर्णों को पास पास लाने पर हिमालय शब्द बन गया। तो मैंने ये परिभाषा दी है संधि शब्द की, संस्कृत के हिसाब से नहीं दे रहा, मैं हिंदी के हिसाब से लिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो उनमें उत्पन्न होने वाला विकार ही संधि कहलाता है। जो विकार पैदा होता है, उत्पन्न होता है, वो विकार ही संधि कहलाता है। हिम प्लस आलय, जैसे कि हिमालय, ठीक है। अब बात करें संधि विच्छेद। तो देखो संधि विच्छेद कैसे कहते हैं। संधि युक्त पद को, यानी संधि युक्त पद है, कोई भी एक शब्द है, उस पद को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहलाती है। अलग अलग कैसे लिख रहे हैं अपन, वो संधि विच्छेद कहलाती है। तो देखो संधि युक्त पद क्या हुआ, जैसे हमने लिख दिया उदय, ठीक है, और उदय शब्द का हम संधि विच्छेद करें तो कैसे करेंगे? उदय शब्द का उद प्लस ए। अब कहीं गुरु जी आपने तो उद प्लस ए कर दिया, इसको मिलाओ ना। तो देखिए आप व्यंजन के बाद स्वर है, ठीक है, तो इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर है, लेकिन कहने का मतलब व्यंजन संधि है ये। तो कहने का तात्पर्य है ते और दे, ते और दे व्याकरण की दृष्टि से एक ही माना जाता है, ठीक है। अपन हिंदी में लिख दें सज्जन, ठीक है, सज्जन लिखा, ठीक है। अब संस्कृत में अगर विच्छेद होगा सद प्लस जन, और हिंदी में होगा सत प्लस जन। ये थोड़ा सा अंतर है हिंदी संस्कृत में, विसर्ग का, वर्ण का थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। तो ये हो गया सज्जन शब्द। अब वैसे संधि समझने से पहले वर्ण समझना चाहिए, क्या, ठीक है, वर्ण भी समझाएंगे आपको। तो देखिए सत प्लस जन, अब संधि चल रहा है तो संधि समझें। जैसे स्वर संधि के भेद हैं, स्वर संधि के 8 भेद हैं, लेकिन मैंने 5 ही लिखे हैं आपके कोर्स के हिसाब से, फिर भी लिख लें आप। पूर्व रूप, ठीक है, ये हो गया पर रूप और प्रकृति भाव, ये 8 भेद हो गए, ठीक है। अब पहली दीर्घ, नंबर क्रम कोई सा भी हो सकता है, लेकिन पहली दीर्घ है। यण, वृद्धि, अयादि, गुण, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव, ये स्वर के भेद हैं। और ये सभी संधि जो है, जितनी भी संधि संस्कृत पर हिंदी में दिए हैं, कुछ नियम सूत्र इनके आधार से ही बनाई गई हैं। ऐसे नहीं है कि अपने नियम से ही चलती हैं, ये कुछ नियम हैं, पाणिनि ने कुछ नियम बनाए, उनके हिसाब से ये बनी आ रही हैं और चली आ रही हैं। हर कोर्स में है, ये तीसरी क्लास से ही चालू हो जाती हैं सब, तीसरी चौथी से, और वहाँ से वर्ण शुरू हो जाता है पहली क्लास से, और वर्ण के हिसाब से सीखी जाती है। तो देखो आपके पाठ्यक्रम में संधि शब्द है कक्षा 10 में, तो इसलिए हम संधि बता रहे हैं। दीर्घ, यण,
वृद्धि, अयादि, गुण, पूर्व, परु, प्रकृतिभाव। अब दूसरी है आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के 12 नियम, और भी नियम हो सकते हैं, कोई जरूर नहीं है, और भी नियम हो सकते हैं। तो संस्कृत के हिसाब में तो भेद उसके अलग है व्यंजन के, जैसे सचत्व, इष्टत्व, जसत्व, नसत्व, अनुस्वार, छत्व, चरत्व, अनुनासिक, मनोअनुसार, ये अलग अलग तुक्का आगम, ये अलग अलग व्यंजन के भेद हैं। अब रहा विसर्ग के भेद। विसर्ग के कितने प्रकार हैं? विसर्ग कितने प्रकार का होता है? उत विसर्ग, रुत विसर्ग और सत विसर्ग एवं लोप विसर्ग, ये 4 भेद विसर्ग के हैं। तो कहने का तात्पर्य है, हमने आपको बात चलाई है इस बात की कि कितने भेद कितनी कितनी संधियों के हैं। ठीक है, अब तीनों संधियों की परिभाषा सुने आप, तब आप समझ पाएंगे कि संधि किसको कहते हैं। संधि की बात तो हो गई, लेकिन उसके भेद की परिभाषा भी तो चाहिए, और बिना परिभाषा के कोई चीज़ याद नहीं होती है। पहले परिभाषा चाहिए, अगर परिभाषा नहीं जानते तो वो चीज़ समझ में आगे नहीं आएगी। जैसे परिभाषा के नाम पर सुने आप स्वर संधि। ठीक है, परिभाषा तो हम और भी दे सकते हैं, लेकिन आप सुन लें परिभाषा। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि के बारे में क्या परिभाषा है सुनिए आप। जहाँ 2 स्वर के मध्य, जहाँ 2 स्वरों के मध्य उत्पन्न होने वाला विकार, 2 स्वर आएंगे और 2 स्वरों के बीच में उत्पन्न होने वाला विकार ही स्वर संधि कहलाता है। यानी स्वर के बाद स्वर का आगम, और किसी का नहीं, स्वर के बाद स्वर का आगम और उनमें उत्पन्न होने वाला विकार ही स्वर संधि कहलाता है। भाई स्वर के बाद स्वर आए तो स्वर संधि। अब हिंदी में स्वर कितने? 11, संस्कृत में कितने? 13। ठीक है, तो हिंदी में 11 स्वर हैं, तो वो कौन कौन से छोड़ दिए? 2 स्वर, एक तो बड़ा री और एक ले। संस्कृत के ये 2 छोड़ दिए, इसलिए 11 हो गए। छोटा री तो है शामिल, और इसलिए इसको स्वर संधि कहते हैं। स्वर के बाद स्वर का आगम हो और उनमें होने वाला विकार ही स्वर संधि कहलाता है। कुल मिला के बात यह है कि स्वर के बाद स्वर ही आएगा स्वर संधि, और कोई भी वर्ण नहीं आएगा, निश्चित रूप से स्वर ही आएगा बस। तो आप तुरंत पहचान जाएंगे इसमें स्वर संधि है, कि स्वर के बाद स्वर आना चाहिए, स्वर के बाद और कोई भी वर्ण नहीं आना चाहिए। तो स्वर के बाद जो स्वर आए, स्वर के बाद स्वर, तो उसको स्वर संधि कहते हैं। अब आप कहेंगे साहब जैसे उदाहरण के तौर पे, उदाहरण लिख रहे हैं आपको हम, जैसे उदाहरण के तौर पे अपन ने लिखा कोई भी उदाहरण। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब जैसे आपके सामने स्वर के बाद स्वर, जैसे हमने लिखा शरणागत, शरणागत, शरण प्लस आगत। ठीक है, तो यहाँ ए है और यहाँ आ है, स्वर के बाद स्वर आएगा, आ है वो, तो यानी स्वर के बाद स्वर होना चाहिए। हाँ, स्वर संधि है, जैसे नयन। ठीक है, नेधन अन। अब ए के बाद ए आएगा, आए बने नयन। तो कहने का मतलब ये है कि स्वर के बाद स्वर ही आएगा, इसको अपन क्या कहेंगे? स्वर संधि। अब दूसरी संधि की बात सुनो। दूसरी संधि कौन सी है? तो ध्यान दें सभी भैया, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर कुछ भी आए, व्यंजन के बाद व्यंजन तो आएगा ही, लेकिन स्वर भी आ सकता है।
व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा स्वर आए और दोनों मिलकर जब कोई विकार उत्पन्न करते हैं तो उनसे बनने वाले शब्द व्यंजन संधि कहलाते हैं, वो व्यंजन संधि कहलाती है। तो स्वर के बाद तो आएगा नहीं इसमें, यहाँ तो व्यंजन के बाद व्यंजन आएगा, जैसे तो उसका नाम व्यंजन है, ठीक है। अब व्यंजन की बात चल रही है। अब कहीं से व्यंजन कितने होते हैं, जैसे 25 स्पर्श व्यंजन है, 25 स्पर्श व्यंजन है कि नहीं? 25 कै वर्ग है, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, यानी 25 हैं ये 5-5 के वर्ण में। अंतस्थ हैं, कुछ संयुक्त हैं, कुछ ऊष्म हैं, वे अलग अलग सही वर्णों को वर्ण पढ़ाएंगे जब उसकी पूरी डिटेल जानकारी देंगे। तो यहाँ व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा स्वर आए, उन दोनों में होने वाला विकार ही व्यंजन संधि कहलाता है। अब देख लें आप, अब यहाँ में हिंदी भाषा में क्या है, नियम चलते हैं, ये नियम के हिसाब से चलती है। संस्कृत में सूत्र भी चलते हैं और नियम भी चलते हैं। अब यहाँ में वेद कैसे लिखे हैं, जैसे मान के चलो आप कहीं से हमसे ये वेद सुने थे, सचुत्व, इष्टुत्व, जसत्व, नसत्व, अनुसार, छत्व, चरत्व, तुगागम, ये क्या है, व्यंजन के भेद हैं। दिए तो व्यंजन से व्यंजन का आगम हो या स्वर का आगम हो व्यंजन के बाद विच्छेद करते समय, ठीक है, उनसे उत्पन्न होने वाला विकार ही व्यंजन संधि कहलाता है। अब ये व्यंजन हो गई। अब चलें अपन विसर्ग के साथ। विसर्ग, अब नहीं, उसका उदाहरण और देते हैं आपके सामने व्यंजन का। देखिए उदाहरण के तौर पे व्यंजन का उदाहरण, ठीक है। अब व्यंजन का उदाहरण देख लें। व्यंजन का उदाहरण जैसे अपन ने लिखा जगन्नाथ, तो इसका क्या विच्छेद कर देंगे हम, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, ये जगन्नाथ शब्द हो गया। तो यानी व्यंजन के बाद व्यंजन आ गया, ये व्यंजन है इधर और ये व्यंजन है। अपन लिख दे षट मास, ठीक है। अब इसका विच्छेद लिखेंगे अपन, तो क्या लिखेंगे, सन्मास लिखते हैं पहले, सन्मास उसका विच्छेद करेंगे तो षट प्लस मास, यानी व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है, ये सीधी बात समझ लें आप। तो व्यंजन के बाद व्यंजन आए, अपन उदाहरण तो और बहुत लगाएंगे। तो व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं। दोनों आ सकते हैं, व्यंजन और स्वर भी आ सकता है बाद में, तो ये व्यंजन संधि है। अब लिखे बात विसर्ग की, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे ये भेद हो गए, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है विसर्ग, ठीक है। विसर्ग की क्या परिभाषा है, तो विसर्ग की परिभाषा सुने आप। विसर्ग किसको कहते हैं, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर होने वाला उत्पन्न विकार। विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद विसर्ग अथवा स्वर व्यंजन आने पर, स्वर व्यंजन कोई सी आ सकता है, उनमें होने वाला विकार, जब जोड़े उनमें होने वाला विकार विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग के बाद विसर्ग अथवा व्यंजन स्वर आने पर उनमें होने वाला विकार संधि उत्पन्न करते समय वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे यशोदा लिखा हमने, यशोदा, यश प्लस दा। अब कहेंगे साहब ये विसर्ग कैसे है वो, तो ये उत्तर विसर्ग का विधान है। कैसे, यश प्लस दा लिखा हमने, यश प्लस दा। क्या हाथ हाथ प्रश्न उठता है ना आप उनमें, तो ये कैसे होगा सर। तो देखो विसर्ग के बाद आया व्यंजन दा, अब उत्तर विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग का ऊ बन जाता है और ऊ के बाद आ जाए ए,
तो ये बन जाता है ओ। तो हमने इसको विसर्ग के बाद ए जोड़ दिया तो ओ बन गया। गुण विधान हो गया वैसे यहाँ गुणादेश। तो ये यशोदा शब्द बन गया। ठीक है, ऐसे जैसे हम लिखते हैं सरोज, सरोज, सरे प्लस जय, सरोज, सरोवर में जन्मोत्पन्न होने वाला कमल, यशोदा से उत्पन्न होने वाला यशोदा। तो कहने का तात्पर्य है कि विसर्ग संधि 4 प्रकार की बताई गई है, उत विसर्ग, ऋत विसर्ग, सत विसर्ग और लोक विसर्ग। तो अब तक हमने आपको क्या बताया, भेद, परिभाषा, ठीक है, और उनकी परिभाषा, संधियों की परिभाषा है। अब चलेगा आपको संधियों में संधि का भेद। अब जैसे हम संधियों में संधि चलाते हैं, पहले आप देखिए कौन सी संधि पहले दे रहे हैं हम। देखिए संधियों में संधि चलेगी पहले दीर्घ संधि। ठीक है, पहली क्या होगी, दीर्घ संधि। क्यों, स्वसंधि के भेद बताएंगे ना पहले, तो स्वसंधि का भेद है तो इसको कहेंगे दीर्घ संधि। अब सूत्र तो क्या होता है इसका, पाणिनिक अनुसार अकय सवर्ण है, दीर्घ है। ठीक है, लेकिन हिंदी में क्या परिभाषा होगी वो समझ लें आप। हिंदी में क्या परिभाषा है इसकी, ठीक है, तो हिंदी में क्या परिभाषा है, एक ही स्वर के बाद, एक ही स्वर के बाद दूसरा स्वर आए, समान स्वर, और वह बड़ा स्वर बन जाए तो वह दीर्घ संधि कहलाती है। समान स्वर के बाद समान स्वर आए, समान स्वर के बाद, समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो वह दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे कह दें अपन ए के बाद ए आए तो आ हो जाएगा, आ के बाद ए आए तो आ हो जाएगा, अगर आ के बाद आ आए तो भी आ बन जाएगा, और अगर ए के बाद आ जाए तो भी आ बन जाएगा। ये 3 वर्ण ऐसे हैं, ए, ई, ऊ और री, अधिक से ज़्यादा ये छोटे। तो समान स्वर के बाद छोटे स्वर, ह्रस्व के बाद ह्रस्व, दीर्घ के बाद दीर्घ। जब ये दोनों आए तो ये बड़े बन जाए तो उसको दीर्घ संधि कहते हैं। वो बड़े बन सकते हैं, जैसे जैसे अपन उदाहरण लिखाएंगे आपको भी, ई के बाद ई आए, ई के बाद ई आए, ई के बाद बड़ी छोटी ई आए, सब बनेगी बड़ी। ठीक है, यानी ऊ के बाद ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ, बड़े ऊ के बाद बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ। तो यानी कहने का मतलब समान स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ, समान स्वर के बाद समान स्वर आए उसको दीर्घ संधि कहते हैं। इसका सूत्र हो गया अगर सवर्ण है दीर्घ है। इसका सूत्र का तात्पर्य क्या होता है, ऐसे और कै तक के जितने भी स्वर हैं वो दीर्घ बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप ए के उदाहरण समझ रहे हैं, राम अवतार, ठीक है, राम प्लस अवतार। अब देख लीजिए आप यहाँ फैला लीजिए, ए प्लस ए, आ बन गया। हमने कह दिया हिमालय, ठीक है, हेम प्लस आलय। अब यहाँ मिला लीजिए आप, ए प्लस आ हो गया, तो ये क्या बन गया, आ बन गया। हमने कह दिया विद्यालय, ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दिया, विद्याधन आलय। तो यहाँ समान स्वर के बाद दीर्घ के बाद दीर्घ हो गया, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ बन गया। यानी ए के बाद ए आ, ए के बाद आ के बाद आ। और एक अपन दूसरा देखें जैसे देवालय, या आप चाहते हैं बड़े के बाद छोटा आना चाहिए, ठीक है, तो बड़े के बाद छोटा कैसे आएगा, जैसे रत्नाकर। हाँ साहब,
हाँ रत्नाकर, रत्न प्लस आकर, ठीक है, ए प्लस आ बराबर आ, ठीक है। तो ये रत्नाकर शब्द हो गया। अब दूसरा देखिए आप, जैसे मान चलो धर्माधर्म कहते हैं अपन, धर्मा धर्म, धर्म प्लस धर्म, तो ये ए के बाद ए हो गया ना। अब अपन ई के उदाहरण दें, ये तो किसके हो गए, आ के। अब अपन ई के उदाहरण दे रहे हैं आपके सामने। जैसे ई के उदाहरण है, जैसे मान के चलो अपन ने लिखा रविंद्र, ठीक है, रवि प्लस इंद्र, ठीक है, छोटी ई प्लस छोटी बराबर बड़ी, हो गया ना। ऐसे अपन बड़ी का लिखें, जैसे लिखे अपन दूसरा बड़ी का लिखें, तो बड़ी का लिखने में हमने जैसे परीक्षा लिखा, परीक्षा, परिधन इच्छा। अब ई छोटी हो गई बड़ी हो गई, तो यानी इसको बड़ी बना दिया परीक्षा। यानी कहने का तात्पर्य है अभी दीर्घ संधि ही आपकी चल रही है और दीर्घ संधि का ही आपको रूपांतर समझाया। ऐसे संधि में प्रत्येक संधि का रूपांतर प्रत्येक वीडियो में आपको दिया जाएगा और आप समझ लेना कि संधि चल रही है, संधि चलेगी, क्यों कोर्स के अंदर पाठ्यक्रम में 10वीं में है, इसलिए आपको बताया जा रहा है।